हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल सोल्यूशन। देखिए आज की जो वीडियो है बहुत ही मस्त होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 2023 का अनसॉल्व सेट, ठीक है ना। वो भी किसका, जीव विज्ञान का लेकर, यानी कि आपका जो बायोलॉजी है जो 12th की, ठीक ना, बायोलॉजी, इसका मैं अनसॉल्व पेपर आज सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक ना। जिसका कोड नंबर देखिए क्या है, 348 CG। इसका कोड नंबर क्या है, 348 CG। ये प्रथम सेट है, ठीक ना, यानी कि ये सेट नंबर 1 है 2023 का। इसको आप लोग अगर नहीं देखेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपका नंबर भी कम आ सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं ना कि बहुत ही झकास, बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन, यानी कि मतलब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना, बार बार क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। तो उसके बाद देखिए हम लोग अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं, पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो पीडीएफ आप ले लीजिएगा। केमिस्ट्री का जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का भी मिल जाएगा। उसके बाद फिजिक्स का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। फिजिक्स का देखिए, केमिस्ट्री का आपका 50 रुपीज़ लगेगा, बायोलॉजी का आपका 20 रुपीज़ लगेगा, और जो फिजिक्स है इसका आपका 40 रुपीज़ लगेगा, ज़्यादा नहीं, बहुत कम है, ठीक ना। तो इतना इतना आपको में परचेस कर लेना है। और इसमें देखिए, इसमें 4 साल का सेट है, इसमें कितना है, 4 साल का सेट है, यानी कि 20 से लगाए 23 तक है, ठीक ना। फिर इसमें बायोलॉजी में आपका 1 साल का सेट है, 2023 का है, ठीक ना, 2023 का ही इसमें मिलेगा। और इस फिजिक्स में आपका भी 4 साल का, इसमें भी 4 साल का सेट मिलेगा, ठीक ना। तो इसमें बहुत ही, ये जो आपको सेट मैं दे रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है, और पूरा पूरा सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, ठीक ना। तो बहुविकल्पी प्रश्न पहले देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, अगर आप लोग पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए, वैलिस यानी कि वैलिस नेरिया, इसको बोलेंगे वैलिस नेरिया के पौधे में परागकण किस माध्यम से होता है, ठीक ना। जो परागकण होता है, जो वैलिस नेरिया का एक पौधा होता है, उसमें जो परागकण होता है, उसमें जो परागकण किसके माध्यम से होता है, ठीक ना, ये पूछा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है, जल द्वारा होता है, कि वायु द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है, कि मनुष्य द्वारा होता है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराऊंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। स्त्रियों में आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब साइकिल सामान्यतः होता है कि कितने दिनों पर होता है। तो यहाँ पर देखिए एक दिया है 10 से 11 दिनों का, 28 से 29 दिनों का, 25 से 26 दिनों का, और 17 दिनों तक, ठीक है, यानी कि 17 दिनों का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, 28 से 29 दिनों का होता है, ठीक ना, 28 से 29 दिनों का होता है। उसके बाद देखिए mRNA, ये क्या होता है, mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया आरएनए mRNA के माध्यम से क्या कहलाती है, इसको आपको सही जवाब, आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए घ वाला, देखिए विरल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। तो जो विरल परीक्षण है देखिए, ये टाइफाइड में किया जाता है, ठीक ना। किस में किया जाता है, टाइफाइड में। तो टाइफाइड अगर आपको पता कराना है कि टाइफाइड, मतलब अपने से पता करना है कि टाइफाइड है कि नहीं, तो पहली बात तो अगर आपको टाइफाइड होगा तो आपका जो थूक होगा एकदम सूखा सूखा निकलेगा। दूसरी बात कि ये टाइफाइड जो बुखार होता है, ये इसमें आपको कुछ खाने का मन नहीं करेगा, सिर्फ तीखा तीखा ही नमकीन टाइप खाने का मन करेगा। तीसरी बात ये कि आपके हड्डियों और जोड़ों में बहुत मतलब दर्द रहेगा, ठीक ना। तो ये सब इसकी पहचान है टाइफाइड की, ठीक। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप एक बार विरल टेस्ट जरूर कराइए, ठीक ना। तो उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए आगे, ठीक ना। तो आगे ये जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, निश्चित उत्तरी प्रश्न, यानी कि ये सभी निश्चित है, ये आपको करना है, ठीक ना। यानी निश्चित क्या है कि ये आपको ये उत्तर देना है इसमें, ठीक ना। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, एक एक नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लिखना भी नहीं है, ठीक ना। उसके बाद देखिए पहला इसका प्रश्न नंबर 2 का क है, जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। यानी कि जैव विविधता तप्त स्थल को क्या करना है, परिभाषित करना है। ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र को जैव विविधता के तप्त स्थल कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, तप्त स्थल कहते हैं। बस छोटी छोटी परिभाषाएं इसमें आपको देना, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 में ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का ख, गोल्डन राइस में मुख्य रूप से विटामिन की
रूप से विटामिन की प्रचुरता होती है, किस विटामिन की प्रचुरता होती है ये बताना, ठीक ना। यानी कि कौन सी विटामिन गोल्डन राइस में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस में मुख्य रूप से विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है या फिर रहती है, ठीक ना। गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन ए रहता है, ठीक ना। मानव कह रहा है कि मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। जो मानव वृषण आपका होता है, आप वृषण का मतलब समझ रहे हैं, ठीक ना। जो मानव का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें जो सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं उसका कार्य क्या होता है, ठीक ना। तो उसमें देखिए विकसित हो रहे शुक्राणुओं को ऑक्सीजन पोषण प्रदान करना होता है, ठीक ना। पोषण प्रदान करती है कौन सी, जो ये सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जो हमारे में जो अंदर जो वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं ना उसमें ऑक्सीजन और पोषण का प्रदान करती है कौन सा, सर्टोली कोशिका, ठीक ना। ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का घ है, कह रहा है एक मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं या फिर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़ी में पूछा है तो 23 जोड़ी, अन्यथा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगर 23 दूना कर देंगे तो 46, जैसे 2 बैलों की जोड़ी, यानी कि 2 बैल हैं तो 1 जोड़ी हो गया, ठीक ना। तो 2 बैल हैं तो 1 जोड़ी, अगर 4 बैल हैं तो 2 जोड़ी। उसी प्रकार से यहाँ पर 43 यानी 23 जोड़ी का मतलब है 23 दूना के 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक ना। मनुष्य में कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र, ठीक। अब देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर देखिए जो है पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उसके बाद देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या होता है, ये मुझे लग रहा है 2-2 नंबर का होगा क्वेश्चन, या फिर 1-1 नंबर का है। मैं इसको देखा नहीं हूँ, ठीक ना, कि कितने नंबर का है ये नहीं देख पाया हूँ, और मैं आंसर पूरा हल कर लिया हूँ, ठीक ना। देख रहे हो ना क्या दिमाग है भाई का। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का क, चिकित्सकीय में ये देखिए चिकित्सकीय सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य। चिकित्सकीय सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य, ये आपको क्या करना है बताना है। तो यहाँ पर देखिए गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, ठीक ना, यानी कि जब आप मतलब जब कोई गर्भावस्था में पूर्ण न हुआ हो, ठीक ना, गर्भावस्था पूर्ण न हुआ हो, होने से पहले जानबूझकर, यानी कि जानबूझकर गर्भ समापन को प्रेरित गर्भपात चिकित्सकीय सगर्भपात समापन कहते हैं। यानी कि अगर बच्चे जैसे पेट में होते हैं तो बच्चे का मतलब पूर्ण रूप से पैदा न होने से पहले क्या होता है कि बच्चों को गिरा दिया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, गर्भपात या चिकित्सकीय सगर्भपात समापन कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख है। प्रश्न नंबर 3 का ख, यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजी समाक्षरों का क्रम निम्नवत है, यानी कि देखिए ये 5 ATGC ये 3 है, ठीक ना। इतना हो इसके पूरक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी समाक्षरों का क्रम 3 से 5 दिशा में क्या होगा। यानी कि ये 5 से 3 दिशा में था, तो ये पूछ रहा है 3 से 5 दिशा में क्या होगा। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, आपको 3 आगे लिखना है, 5 पीछे लिखना है, फिर और ये उल्टा कर देना है। ATGC है तो इसको देखिए क्या करना है, TACG, क्या करना है, TACG। तो यहाँ पर देखिए TACG, ये TACG 7 बार TACG, ठीक ना। तो ये हो गया आपका इसका स्ट्रैंड में नाइट्रोजन संक्षारकों का ये एक पूरक क्रम है, ठीक ना। पूरक क्या है, क्रम है, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए इसमें है कि एक प्रतिरक्षी प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी कहिए चाहे प्रतिपिंड कहिए अणु का केवल नामांकित चित्र बनाइए, ठीक ना। ऊपर एक चित्र आपको दिख रहा है, उसी चित्र को आपको क्या करना है, बना देना है यहाँ पर, ठीक ना। चित्र को कुछ नहीं करना, उसमें कुछ समझाना भी नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो ऊपर चित्र दिख रहा है ना उसी चित्र को क्या करना है, बना देना है, ठीक ना। उसको क्या करना, बना देना और बनाकर छोड़ देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा उसमें। फिर उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का घ है। प्रश्न नंबर 3 का घ कह रहा है कि हीरोइन यानी कि मार्फिन जो होता है, ठीक ना, हीरोइन वो हीरोइन नहीं,
जो मूवी में डांस करती हैं, जो मतलब फिल्म बनाती है, ठीक ना, वो हीरोइन नहीं। ठीक, कौन सी हीरोइन का बात किया जा रहा है यहाँ पर? जो नशीला पदार्थ होता है एक हीरोइन नाम का, ठीक ना, ड्रग्स जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ड्रग्स बोलते हैं उसे, हिंदी में मार्फिन भी बोलते हैं। मार्फिन क्या है ये पूछ रहा है, हीरोइन या मार्फिन क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होती है, ठीक ना। ये जो नशीली पदार्थ है, नशीली दवा, इसको किसी पौधे से प्राप्त की जाते हैं। जो यहाँ पर देखिए उत्तर में लिखा हुआ है कि ये नशीले पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देती है, यानी कि जो इसका सेवन जो करता है ना, वो हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती हैं उनकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है और उनकी जो क्रियाएं होती हैं वो धीरे हो जाती हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए यह पेपावर, ये पेपावर सोमनीफेरम, ठीक ना, इस प्रकार ये जो पौधा का नाम है, ठीक ना, ये इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं ना, ये पेपावर क्या है, ये सोमनीफेरम क्या है, तो ये पौधा का नाम है, कह सकते हैं अफीम। पादप के लैटेक्स से प्राप्त होती है, ठीक ना। ये अफीम है, अफीम कहिए चाहे पेपावर सोमनीफेरम कहिए, ठीक ना, ये भी है इसका नाम और अफीम भी इसका नाम है, ठीक ना। तो इस पौधे से ये क्या होता है, ड्रग्स आपका जो होता है प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का अंगा वाला है, कह रहा है कि आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ठीक ना, इससे आप क्या समझते हैं, इसको आपको समझाना है, बताना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रांसिस क्रिक ने आणविक जीव विज्ञान का सूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जो कौन था सूत्र सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला? तो फ्रांसिस वैज्ञानिक था। कौन सा? फ्रांसिस क्रिक वैज्ञानिक था। इस सिद्धांत के अनुसार अनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए से एमआरएनए व इससे प्रोटीन की तरफ एक दिशीय बहाव होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, एक दिशीय क्या होता है, बहाव होता है। जैसे यहाँ पर देखिए हम बनाए डीएनए से आरएनए, एमआरएनए, ठीक ना, डीएनए से एमआरएनए, ये क्या कर रहा है, सूचना दे रहा है। किसको? एमआरएनए। कौन दे रहा है? डीएनए दे रहा है। फिर एमआरएनए जो होता है ये प्रोटीन को सूचना देता है, ठीक है। इस प्रकार से ये बहाव होता रहता है इसमें, ठीक ना। उसके बाद देखिए अपवाद क्या है। अपवाद में कुछ विषाणुओं में उपरोक्त बहाव विपरीत दिशा आरएनए से डीएनए की तरफ भी होता है, यानी कि कुछ ऐसे विषाणु भी हैं जो अपवाद में आते हैं, यानी कि जो एमआरएनए है तो इसकी सूचना इधर की तरफ आ जाती है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया आपका, विपरीत दिशा हो गई, ठीक ना। उसके बाद देखिए ब्यूमर वायरस, ये जो आरएनए में जो वायरस पाया जाता है ये ब्यूमर वायरस होता है, आरएनए और डीएनए, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इस डीएनए का जो होता है प्राकृतिक, डीएनए का प्राकृतिक है, फिर इसका अनुलेखन किया जाता है तो एमआरएनए, फिर एमआरएनए से प्रोटीन में ये रूपांतरण होता है, ठीक ना। अगर इसका आरएनए का व्युत्क्रम किया जाए तो डीएनए ही प्राप्त होगा हमें, ठीक ना। अगर एमआरएनए का व्युत्क्रम किया जाए यानी कि उल्टा अनुलेखन किया जाए तो क्या प्राप्त होगा हमें, डीएनए ही प्राप्त होगा, ठीक। और डीएनए से अनुलेखन किया जाए तो एमआरएनए, एमआरएनए का रूपांतरण किया जाए तो प्रोटीन का रूप ले लेता है, ठीक। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये प्रश्न नंबर 4 का क है। प्रश्न नंबर 4 का क जो लाइकेन व माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लाइकेन क्या होता है, देखिए लाइकेन कवक तथा शैवाल से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है, ठीक ना। और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। बहुत मतलब सिंपल है कि जो लाइकेन होता है वो कवक शैवाल से मिलकर बनती है। कौन? जो लाइकेन होता है, ये लाइकेन जो होता है ना कवक और शैवाल से मिलकर बनती है। कवक तथा शैवालों का जो संबंध होता है सहजीवी जैसा ही होता है। कैसा? सहजीवी जैसा ही होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है, यानी कि जो जल होता है वो खनिज, लवण, विटामिन किसको देता है, शैवाल को देता है, ठीक ना। जो कवक होता है जल, खनिज, लवण, विटामिन वो किसको देता है, शैवाल को देता है। और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है, ठीक ना। जो शैवाल होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण आप जानते होंगे, प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसकी क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का क्या करती है, निर्माण कर देते हैं, ठीक ना। निर्माण करके किसको दे देते हैं, कवक को दे देते हैं। अब देखिए माइकोराइजा क्या होता है, कवक व उच्च पादपों की जड़ों में सजीवी जीवन को माइकोराइजा कहते हैं, ठीक ना। माइकोराइजा नहीं,
माइकोराइजा कहते हैं। इसमें थोड़ा सा जो बायोलॉजी है ना, इसमें थोड़ा सा नाम टेढ़े मेढ़े बहुत ज़्यादा होते हैं। सजीवी जीवन को माइकोराइजा कहते हैं। कवक मृदा से जल, खनिज व नाइट्रोजन का अवशोषण करके इसे जड़ों को देता है। जो माइकोराइजा होता है ना, इसको क्या करता है, ये जो कवक होते हैं ये मृदा से जल, खनिज व नाइट्रोजन को अवशोषण कर लेते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, जड़ों को प्रदान कर देते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए आते हैं हम, सप्रभाविता क्या है। प्रश्न नंबर 4 का ख है कि सप्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाए। उदाहरण सहित आपको क्या करना है, इसको समझाना है। देखिए, जब दो जीन अपना लक्षण एक साथ क्या कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो इस क्रिया को सप्रभाविता कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जब मतलब पौधों में दो जीन होते हैं, वो अगर दोनों जीन एक साथ ही अपने लक्षण को प्रदर्शित कर दिए हैं, तो उस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सप्रभाविता कहते हैं, ठीक ना। सप्रभाविता, इसमें दोनों जीन प्रभावी होते हैं। यानी कि अभी मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ आपको। जैसे पशुओं में का जो पशुओं का रंग होता है ना, उसी के कारण होता है, ठीक है। जो पशुओं का रंग देखते हैं आप लोग, कई कलर के हो जाते हैं, 2 कलर के हो जाते हैं, चितकबरा हो जाता है, ठीक ना। तो इसको मैं समझा रहा हूँ अभी आपको ये कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं पशु ले लिया हूँ, एक लाल पशु है और एक सफ़ेद पशु। कैसा पशु है, एक लाल पशु है और एक सफ़ेद पशु है। जनक इसके देखिए, इसमें कैपिटल आर है, इसमें दोनों क्या है, लाल पशु में दोनों कैपिटल आर है, और जो सफ़ेद पशु का जनक है स्मॉल आर से हुआ है, ठीक ना। किससे हुआ है, दोनों स्मॉल आर है, छोटा वाला आर है। तो एक जब छोटा वाला कैपिटल आर मिलेगा और एक जब स्मॉल आर मिलेगा तो क्या बनेगा, आर बनेगा। यानी कि ये कैपिटल आर और स्मॉल आर मिले हैं तो कैपिटल आर और स्मॉल आर ही बनेंगे। जबकि ये दोनों के मिश्रण से बने हैं तो दोनों के मिक्सचर का मतलब क्या हुआ कि ये अलग अलग, यानी आप लाल रंग डाल दीजिए किसी में, सफ़ेद रंग, लाल और सफ़ेद को मिला दीजिए तो मिक्सचर हो गया ना लाल और सफ़ेद का, तो कैसा हो जाएगा, चितकबरा हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे चितकबरा पशु। अब देखिए पीढ़ी 1 में क्या होता है कि आर, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर है, ठीक ना। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, अब देखिए इस कैपिटल आर और स्मॉल आर को 2 भागों में बांट लिया गया, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। और यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी 2 भागों में बांट लिया गया, ठीक ना। अब देखिए इसका एक कैपिटल आर और इसका एक कैपिटल आर मिला तो ये क्या बना, देखिए कैपिटल आर। अब कैपिटल आर जो है 2 कैपिटल आर मिलेंगे तो लाल पशु बनेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए इसका कैपिटल आर और इसका कैपिटल आर, तो आर यानी कि कैपिटल आर हो गया, ठीक ना। तो जब दोनों कैपिटल आर होंगे तो ये लाल बनाएगा, क्या बनाएगा, लाल बनाएगा। और एक कैपिटल होगा, एक छोटा आर होगा तो उसमें क्या बनेगा, चितकबरा बनेगा। देखिए यहाँ पर आर कैपिटल आर है और यहाँ पर देखिए इसका स्मॉल आर मिल गया तो ये क्या हो गया, चितकबरा हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्मॉल आर है और यहाँ पर देखिए कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर मिलकर ये चितकबरा हो गया। और यहाँ पर देखिए आर दोनों स्मॉल आर है, यहाँ पर देखिए इसका स्मॉल आर और इसका स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर है, यानी कि दोनों अगर सेम है तो एक समान बनेगा। यानी कि देखिए आर लाल बन गया, ठीक ना। कैपिटल आर है तो ये भी लाल बन गया। और ये देखिए छोटा बड़ा है तो ये चितकबरा बना, ठीक ना। सिंपल सी बात है कि अगर दोनों सेम है तो वो क्या बनेंगे, एक कलर के बनेंगे, और दोनों डिफरेंट है तो वो क्या बनेंगे, चितकबरा और अन्यथा अलग कलर के बनेंगे, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लिए होंगे। अब देखिए आते हैं प्रश्न नंबर ग के क्वेश्चन में। तो ये कह रहा है कि डीएनए के द्विकुंडली संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए, ठीक ना। तो ये कह रहा है डीएनए की द्विकुंडली जो होती है संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाना है। तो ऊपर हम लोग चित्र दे दिए ऊपर, ठीक ना। तो चित्र को ऊपर क्या करना है, आपको बना लेना है, ठीक ना। क्या करना है, ऊपर चित्र जो दिया गया ऊपर उस चित्र को सही तरीके से बना करके जो नाम लिखा गया उस नाम को अगर लिख भी देंगे तब भी कोई बात नहीं है, अन्यथा अगर नहीं लिखेंगे ना तब भी आपको नंबर मिलना ही है, ठीक ना। अगर आप लिख रहे हैं तो और अच्छा है, अगर नहीं लिख रहे हैं तब भी ये नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। तो ऊपर जो फिगर दिया हुआ है उसको बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ वाला। प्रश्न नंबर 4 का घ वाला कर रहा है अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, विवरण दीजिए, यानी कि विस्तार में इसको बताना है, ठीक ना। तो इसको देखिए बताने के लिए हम पहले लिख लिए फिर उसके बाद इसको हम समझा दे रहे हैं। तो देखिए कह रहा है डीएनए अणुओं के एटीजीसी अनुक्रम में उपस्थित प्रोटीन संश्लेषण के संदेश का एयूजीसी अनुक्रम में रूपांतरण अनुलेखन कहलाता है। यानी कि जो देखिए ये क्या है, एडेनिन है, थाइमिन है, ये क्या है, ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ठीक ना। और ये क्या है,
एडेनिन है, यूरेसिल है, ग्वानिन है और साइटोसिन। ये आरएनए, ये डीएनए, ठीक ना। ये आरएनए के क्षारक हैं और ये डीएनए के क्षारक हैं, ये आरएनए के क्षारक हैं। तो अनुलेखन कहलाता है क्या? इसका एटीजीसी अनुक्रम में उपस्थित प्रोटीन संश्लेषण के संदेश का एयूजीसी यानी कि आरएनए अनुक्रम में रूपांतरण अनुलेखन कहलाता है। यह क्रिया विशेष प्रकार के एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है, ठीक ना, जिन्हें डीएनए निर्देशित आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, ठीक ना, पॉलीमरेज कहते हैं या फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए अनुलेखन की प्रक्रिया कोशिका के केंद्रक में कोशिका चक्र की अंतरावस्था के G1 तथा G2 उप अवस्थाओं में होती है। अनुलेखन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं का पूरा होना जरूरी है। पहला देखिए क्या कह रहा है कि पहला है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो, इसमें जुड़ा विशिष्ट सिग्मा कारक हो, ठीक ना। इसमें क्या हो? इसमें सिग्मा कारक होना चाहिए। जो आरएनए पॉलीमरेज है एंजाइम हो, इसमें जुड़ा क्या हो? विशिष्ट सिग्मा कारक हो। उसके बाद दूसरा है डीएनए सांचा, जिसका अनुलेखन होना चाहिए, ठीक ना। इसका भी अनुलेखन होना चाहिए, जैसे डीएनए का आरएनए में बदलाव, ठीक ना, आरएनए का डीएनए में बदलाव, इसको बोलते हैं अनुलेखन, ठीक। 4 प्रकार यानी कि एटीपी, जीटीपी, यूटीपी व सीटीपी के राइबोन्यूक्लियोटाइड धातु ये भी होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए धातु आयन जैसे Mg+ होना चाहिए, ठीक ना, यानी कि धातु आयन भी उसमें क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए। धातु आयन का मतलब कोई मेटल उस पर कोई चार्ज लगाए, जैसे +2 लगाए, +1 लगाए, +3 लगाए, इस प्रकार का चार्ज लगाए तो उसको बोलेंगे धातु आयन, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 आपका आ जाता है। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 का क देखिए, प्रश्न नंबर 5 का क है भ्रूणपोष क्या है? इसके विकास की प्रक्रिया व कार्य बताइए, ठीक ना। तो भ्रूणपोष जो होता है, अभी इसको हम लोग समझ लेते हैं भ्रूणपोष क्या होता है। तो अब देखिए भ्रूणपोष पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन के समय नर युक्त तथा ध्रुवीय केंद्रक के संलयन से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जो बाद में त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक के रूप में विकसित होता है। यह विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ठीक ना। यह विकासशील भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष का विकास, अब देखिए भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है। तो भ्रूणपोष का विकास निषेचन पूर्ण ही हो जाता है, अतः यह अगुणित होता है, ठीक है। अतः यह क्या होता है? अगुणित होता है। अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। अगले पेज पर देखिए आगे इसका कार्य, ठीक ना। इसका कार्य भी बताना था, तो कार्य देखिए क्या है। इसमें भोज्य पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भोज्य पदार्थ यानी भोजन करने योग्य पदार्थ पाया जाता है, जो भ्रूण को पोषक प्रदान करता है, जो भोजन प्रदान करता है। किसको? भ्रूण को, ठीक ना। भ्रूण को क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। ये बीज अंकुरण के समय भोजन प्रदान करती है, ठीक ना। ये भी एक पॉइंट है, ये काली पेन से लिख दिए हैं थोड़ा सा, ठीक ना। ये बीज अंकुरण के समय भोजन प्रदान करती है, ठीक। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख वाला। प्रश्न नंबर जो 5 का ख वाला है, बहुत इसमें आपको कुछ नहीं करना, अभी चित्र बनाना, ठीक ना। स्त्री जनन तंत्र का आरेखी नामांकित चित्र बनाइए, ठीक ना। क्या बनाना है? स्त्री जनन तंत्र का आरेखी नामांकित चित्र बनाना है। ऊपर जो आपको फिगर दिख रहा है, उस फिगर को आपको बनाना है, ठीक ना। फिगर आपको जरूर दिखेगा, ऐसा नहीं कि फिगर नहीं दिखेगा। आपको फिगर ऊपर दिख रहा है स्त्री जनन तंत्र का, तो स्त्री जनन तंत्र का फिगर आपको बना लेना है। बनाने के बाद अगर आपको नाम याद है, जो जगह जहाँ है, अगर वो याद है नाम, तो आप वो नाम दे सकते हैं। अन्यथा अगर आपको नाम नहीं याद है ना, तो नाम नहीं दे सकते। अगर नहीं देंगे तभी कोई बात नहीं है, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है कि लिंग संलग्न वंशागति को परिभाषित कीजिए। हीमोफीलिया और वर्णांधता यहाँ पर रहेगा। वर्णांधता के माध्यम से इसे समझाइए। तो यहाँ पर देखिए लिंग संलग्न लक्षणों या विशेषकों का जनक से संतानों में संचरण लिंग संलग्न वंशागति कहलाता है, ठीक ना। यानी कि लिंग जो संलग्न होता है, लक्षणों या विशेषकों का जनक होता है, उनका जनक से संतानों में संचरण लिंग संलग्न
वंशागति कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको एक चित्र के साथ अभी हीमोफीलिया में बताता हूँ, ठीक ना। अब हीमोफीलिया में यहाँ पर लिख लिया हूँ और यहाँ पर चित्र नहीं बनाया हूँ, इसमें जनक और सब कुछ आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखिए किसी को अगर मान लीजिए हीमोफीलिया हुआ, वो माता हो चाहे पुरुष हो, ठीक ना, ये पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर उसको हीमोफीलिया हुआ है तो देखिए किस प्रकार से कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए वाहक स्त्री और यहाँ पर देखिए सामान्य पुरुष, यानी कि वाहक स्त्री का मतलब रोगी है जिसको हीमोफीलिया हुआ है, ठीक ना। ये क्या हुआ है, हीमोफीलिया हुआ है। उसके बाद देखिए एच जो लगाया है, एक्स गुणसूत्र पाया जाता है किसमें, वाहक स्त्री में, यानी कि जो स्त्री होती है, जो लड़कियां होती हैं उनमें एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, और जो लड़के होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उसमें XY गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक ना। जनक माने वही गुणसूत्र है, ठीक ना। ये एक्स है और एच क्यों लिखे हैं, ये हीमोफीलिया से क्या है, ग्रसित है, यानी कि ये हीमोफीलिया की रोगी है, ठीक ना। जो वाहक स्त्री है, ये हीमोफीलिया का जो एक इसका एक्स है, जो दूसरा वाला एक्स है ना, ये हीमोफीलिया से ग्रसित है, और जो सामान्य पुरुष है ये एकदम सही है, ठीक। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स को यहाँ पर मतलब दोनों को बांट लेते हैं, यहाँ पर भी XY बांट लेते हैं। अब इसका चारों का हम लोग अब मिलाप कराएंगे, जैसे देखते हैं, और जैसे उधर देखे थे ना एक बार, वहाँ पर भी इसी प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर देखिए वाहक स्त्री का एक अच्छा वाला एक्स मिला जिसमें ये हीमोफीलिया नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें हीमोफीलिया नहीं हुआ है। और जो सामान्य पुरुष है, इस पुरुष का भी एक एक्स मिला, इसमें भी हीमोफीलिया नहीं हुआ है। तो जब इसमें हीमोफीलिया नहीं हुआ है, इसमें हीमोफीलिया नहीं होता, तो ये जो पुत्री होगी ना, एक्स मिला है तो दोनों एक्स मिले हैं तो ये पुत्री होगी, ठीक ना। अगर दोनों अगर XY होता तो पुत्र होता। यहाँ पर देखिए एक्स मिला है तो सामान्य पुत्री होगी, यानी कि वाहक पुत्री नहीं होगी, यानी कि रोगी पुत्री हीमोफीलिया से रोगग्रसित नहीं होगी, ठीक ना। तो ये सामान्य पुत्री होगी। उसके बाद देखिए यहाँ से X मिल रहा है और इसका एक Y ले रहे हैं, तो यहाँ से X, यहाँ से Y, XY हो गया। XY किसका, ये पुत्र हो गया। XY किस में होता है, पुत्रों में होता है, यानी लड़कों में होता है, आदमी में होता है, XY जो गुणसूत्र होता है, ठीक ना। तो XY अगर मिल गया तो ये सामान्य पुत्र होगा। इसमें देखिए H नहीं लगा है कहीं पर, अगर H लगा रहता तो हीमोफीलिया से क्या होती, ग्रसित होती, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें X ले रहे हैं जो हीमोफीलिया से ग्रसित है, और इसमें ये वाला X ले रहे हैं जो ये स्वस्थ है, ठीक ना। ये जो मनुष्य वाला X है, गुणसूत्र है, ये X गुणसूत्र ये स्वस्थ है, और जो महिला वाला जो X है ये हीमोफीलिया से ग्रसित है। तो जो पुत्री होगी ना, एक्स मिलके पुत्री होगी, जो पुत्री होगी ना उसको क्या होगा, हीमोफीलिया रोग हुआ रहेगा, ठीक ना, उसको क्या होगा, हीमोफीलिया होगा, ठीक। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर आपको दिख रहा है XH ठीक ना, XH क्या है, X जो है ये हीमोफीलिया से ग्रसित है, और जो ये Y है ये हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं है। तो एक ग्रसित है एक नहीं है, तो इसका जो गुणसूत्र है एक दूषित है, यानी ग्रसित है, ये रोगी है, ठीक ना, हीमोफीलिया का रोगी है, तो ये Y सही है। लेकिन यहाँ पर जो पुत्र होगा ना, XY है, XY मिला है तो पुत्र होगा। तो यहाँ पर पुत्री मैं लिख लिया हूँ, यहाँ पर आप लोग काट लीजिएगा इसको, ठीक ना। तो यहाँ पर जो पुत्र होगा वो रोगी होगा, ठीक ना। किसका रोगी होगा, हीमोफीलिया का। अब ये आपको बहुत ही बढ़िया से मैं समझा दिया, ये आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। उसके बाद देखिए वर्णांधता क्या होता है, ठीक ना। वर्णांधता क्या होता है, वर्णांधता एक आँख की बीमारी होती है। क्या होती है, आँख की बीमारी होती है। अब देखिए इसमें कैसे कैसे क्या होता है, जैसे उसमें होता है ना इसी प्रकार से इसमें भी होता है। अब देखिए यहाँ पर वर्णांध पुरुष सामान्य स्त्री, यानी कि स्त्री को ये रोग नहीं हुआ है, और जो पुरुष है उसको रोग हुआ है। उसके किस गुणसूत्र में हुआ है, X गुणसूत्र में हुआ है, Y में नहीं हुआ है, X गुणसूत्र में हुआ है। जब X गुणसूत्र में हुआ है तो ये X जिसके साथ मिलेगा उसके साथ ये मतलब ये घटना होगी, यानी घटना क्या होगी कि वो भी रोगी हो जाएगा, ठीक ना, वर्णांध आँख का रोगी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको XY दो भाग में बांट लिए, इसको X दो भाग में बांट लिए। अब देखिए इसका X मिल रहा है, इसका X जो वाहक वाला X है वो मिल रहा है, यानी कि रोगी वाला जो रोग वाला X है वो मिल रहा है। तो X और ये रोगी X मिला तो इसमें क्या होगा, और यहाँ पर X मिला और यहाँ पर देखिए X मिला, ठीक ना। यही वाला X यहाँ पर मिला है और यही वाला X यहाँ पर मिला है, तो दोनों X मिल गए यहीं पर, यानी कि ये जो रोगी वाला X है दोनों X इसी में मिल गए। तो X यानी कि जो पुत्री होगी, X क्या होगा, पुत्री होगी। जो पुत्री होगी ना वो वाहक होगी, दोनों पुत्रियाँ क्या होगी, वाहक होगी, यानी कि वर्णांध की क्या होगी, शिकार होंगी, ठीक ना, यानी कि रोगी होंगी। उसके बाद देखिए इसमें
इसमें देखिए एक एक्स मिला, इसको कुछ नहीं हुआ है, ये वाई मिल गया, वाई को कुछ नहीं हुआ है, ठीक ना। तो ये एक वाई मिल गया और एक यक्स मिल गया, तो एक्स वाई में कोई रोग नहीं है, तो इसमें कोई रोग नहीं है, अर्थात यह सही है, यानी कि सामान्य होगा, ठीक ना। पुरुष होगा, ये सामान्य होगा। एक्स वाई ये वाला एक्स है और ये वाला वाई है, तो ये वाला एक्स वाई, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स वाई में कोई रोग ही नहीं है, तो ये एक्स वाई जो पुत्र होगा ये एकदम सामान्य पुत्र होगा, ठीक ना। ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से, ठीक ना। आगे चलते हैं इसके अगले पेज पर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 का घ वाला, प्रश्न नंबर 5 का घ वाला क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 का घ वाला कुछ नहीं करना है, बस आपको लिखना है इसमें। देखिए PCR पर टिप्पणी लिखिए, PCR पर क्या करना है आपको, टिप्पणी लिखना है। पॉलीमरेज, अब देखिए उत्तर में है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR लक्षण यानी कि लक्षण DNA से शीघ्रता पूर्वक पुंज निर्माण की विधि है, जिसके द्वारा लक्षित DNA की शीघ्रता से अनेक प्रतिलिपियां बनाई जा सकती हैं। इस विधि द्वारा एकल DNA अणु नमूने का दीर्घीकरण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, दीर्घीकरण किया जा सकता है। इस तकनीकी को सन 1985 में किसने, इस तकनीकी को सन 1985 में कैरी मुलिस ने खोजा था। किसने खोजा था, कैरी मुलिस, इसको अंडरलाइन करिएगा। किसने खोजा था, कैरी मुलिस ने खोजा था, जिनके लिए उन्हें सन 1993 में, किसमें 1993 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है। सन 1985 याद रखिएगा, कैरी मुलिस ने खोजा था। और कब खोजा था, 1985 में। किसने खोजा था, कैरी मुलिस ने खोजा था। और इसको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था, तो ये 1993 में दिया गया। ये सब आपको याद रखने की चीज़ें हैं, ठीक ना। अब देखिए PCR के चरण, PCR के चरण में क्या होता है, देखिए PCR के चरण विकृतीकरण। ये अब देखिए विकृतीकरण में क्या है, साधारणतया DNA द्विरज्जुक स एंजाइम हेलिकेज से पृथक किया जाता है, लेकिन PCR में DNA रज्जुकों को 2 मिनट के लिए 94 से 96 अंश सेल्सियस तक ताप देकर पृथक किया जाता है। PCR के इस प्रथम चरण में हाइड्रोजन बंधों को तोड़ा जाता है। जो आपका PCR का जो चरण होता है, पहला चरण जो विकृतीकरण होता है, तो विकृतीकरण में क्या होता है कि किसी को अलग किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे DNA का द्विरज्जु है, इसमें क्या किया जाता है, इसको 2 मिनट क्या करके, 2 मिनट गर्म करके, कितने अंश सेल्सियस, 94 से 96 अंश सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है। और इस PCR को हाइड्रोजन बंधों को तोड़ा, इस PCR में जो हाइड्रोजन बंध होते हैं ना, उसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है इसकी वजह से, ठीक ना। किसकी वजह से, किससे तोड़ा जाता है, तो ये रज्जुकों को, DNA रज्जुकों को तोड़ा जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का क, प्रश्न नंबर 6 का क क्या कर रहा है, मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। जो मेंडल का प्रभाविता नियम है उसको क्या करना है, वर्णन करना है। उत्तर है जब विपरीत लक्षण लंबा व बौना पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोग समझा रहा हूँ, ये पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए। उदाहरण में देखिए, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा। शुद्ध लंबा पौधा में क्या होता है कि कैपिटल T लिया जाता है, ठीक ना। 2 कैपिटल T लिया हूँ और यहाँ पर 2 स्मॉल T लिया हूँ, तो ये स्मॉल T का मतलब है शुद्ध बौना पौधा। तो एक कैपिटल T मिला और एक स्मॉल T मिला, तो ये लंबा पौधा ही बनेगा, ठीक ना। ये लंबा पौधा, इसकी जो पीढ़ी ये लंबा पौधा ही पैदा करेगी, जो अगर कैपिटल T स्मॉल T मिल रहा है। तो अगर आपको अभी हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रश्न नंबर, अब देखिए आ गया आपका प्रश्न नंबर 6 का ख, प्रश्न नंबर 6 का ख आ गया, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 6 का ख देखिए, बहुजीनी वंशागति से आप क्या समझते हैं, अब उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। उपयुक्त उदाहरण, इसमें उदाहरण भी देना है आपको, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण क्या करते हैं, एक लक्षण प्रारूप का नियंत्रण करते हैं। ऐसे लक्षणों की वंशागति जिनका नियंत्रण अनेक जीन के द्वारा होता है, उसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुजीनी वंशागति कहते हैं। उदाहरण, मनुष्यों में त्वचा
त्वचा का रंग, ठीक ना। जो मनुष्य में त्वचा का रंग होता है, ये देखिए बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण प्रारूप का नियंत्रण करते हैं। ऐसे लक्षणों की वंशागति जिनका नियंत्रण अनेक जीन के द्वारा होता है। जो मनुष्यों का जो त्वचा होता है ना, उसमें कई प्रकार के जीन उसको क्या करते हैं, प्रारूप देते हैं, ठीक ना, और उसको नियंत्रण करते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 का ग वाला, प्रश्न नंबर 6 का ग वाला क्या करा है, आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद देखिए उत्तर है प्रथम, आनुवंशिक कूट त्रिक होता है। आनुवंशिक कूट जो होता है त्रिक होता है आनुवंशिक कूट। दूसरा है आनुवंशिक कूट असंदिग्धता दर्शाता है, असंदिग्धता दर्शाता है, अर्थात एक विशिष्ट प्रकूट एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है, ठीक ना। ये क्या करता है, एक विशिष्ट प्रकूट एक ही अमीनो अम्ल को क्या करता है, कोड करता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 है आनुवंशिक कूट अतिव्यापी होता है। क्या होता है, अतिव्यापी। आनुवंशिक कूट जो होता है अतिव्यापी होता है, अर्थात प्रकूट के एक ही अक्षर का उपयोग दो विभिन्न प्रकूटों में नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। जो प्रकूट होते हैं इनकी एक ही अक्षर का उपयोग दो विभिन्न प्रकूटों में नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं किया जा सकता। उसके बाद प्रश्न उसका पॉइंट 4 है आनुवंशिक प्रकूट कोड की खोज नीरेनबर्ग एवं मैथाई ने की थी। किसने की थी, नीरेनबर्ग एवं मैथाई ने की थी, ठीक ना। किसकी खोज की थी, प्रकूट कोड की खोज। आनुवंशिक प्रकूट कोड की खोज किसने की थी, नीरेनबर्ग एवं मैथाई ने की थी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 का घ वाला, प्रश्न नंबर 6 का घ वाला देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन है, कह रहा है कि टाइफाइड व न्यूमोनिया के टाइफाइड या न्यूमोनिया के रोग जनक कौन है, ठीक ना। उनके लक्षण लिखिए। टाइफाइड, इसका रोग जनक कौन है, कौन सा वायरस इसको, मतलब कौन सा जीवाणु जो होता है इसको रोग को फैलाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए टाइफाइड है रोग जनक कौन है, साल्मोनेला। क्या इसका नाम है, साल्मोनेला। 4-5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु जो क्या होता है टाइफाइड में पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है, साल्मोनेला। कौन सा, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु पाया जाता है, ठीक ना। लक्षण, रोगी के बदन तथा सिर में दर्द रहता है, 101 अंश फ़ारेनहाइट तक बुखार भी रहता है, ठीक ना। यहाँ पर 101 अंश सेल्सियस मत करना, ठीक ना। अगर आप 101 अंश सेल्सियस कर देंगे ना तो ये आदमी उबलने लगा। जैसे जो पानी होता है 100 टेम्परेचर पर क्या होता है, उबलने लगता है। अनसेल्सियस में बोल रहे हैं, ठीक ना। जो अनसेल्सियस में 100 होता है उसमें पानी उबलने लगता है, तो 101 कर देंगे। अगर यहाँ पर अनसेल्सियस कर देंगे तो वो क्या होगा, आदमी उबलने लगेगा, ठीक ना। ये तो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट रहने दीजिए। अब देखिए निमोनिया के बारे में देखिए, और इसमें और भी मैं लक्षण बता देता हूँ कि जो रोगी का बदन होता है तो दर्द करता ही करता है, उसकी हड्डियों में दर्द होती है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद उसका जो थूक होता है ना, थूक एकदम सूखा निकलता है। उसके बाद जो उसको खाने का मन नहीं करता है, भोजन खाने का मन नहीं करता है, नमकीन खाने का मतलब मन करता है। अब देखिए आगे चलते हैं, न्यूमोनिया के बारे में। रोग जनक स्ट्रेप्टोकोकस, इसका रोग जनक कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु है, ठीक ना। जो निमोनिया का जीवाणु का नाम है, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु है। लक्षण क्या है, अचानक शरीर का ठंडा होना, यानी कि जो आपकी शरीर में अचानक में क्या हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। निमोनिया वैसे बड़े लोगों को बहुत कम देखी जाती है, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ठंड लगने के कारण बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अचानक शरीर का ठंड होना, छाती में दर्द होना, जुकाम होना, सांस लेने में तकलीफ होना आदि ये लक्षण क्या है, निमोनिया के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक ना। आदि क्या है, निमोनिया के लक्षण हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अब मिलेगा आपको अगली वीडियो में, ठीक ना। तो इतना देखने के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाऊंगा, ठीक ना। उसके बाद अब देखिए किस दिन वीडियो बनेगी, कल ही आपको इसके अगले दिन ही वीडियो मिल जाएगी, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।